बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये बॉयलर साल्ट के सिलसिले में लेक्चर नंबर 11 हमारा, ये जो है ना, हम लेक्चर नंबर 11 से में मौजू हमारा है अल्टरनेटर जनरेटर। अल्टरनेटर या जनरेटर एक ही बात है। एक्साइटेशन सिस्टम क्या होता है, इस बारे में हम आज ये बहस करेंगे कि ये हम शुरू करते हैं। एक्साइटेशन सिस्टम क्या होता है? जैसा कि पहले बात हम कर चुके हैं कि ये जनरेटर के, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं जनरेटर के अंदर मैग्नेटिज़्म जो है, ये जो है ना मूविंग जो मैग्नेटिज़्म होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिज़्म, ये एक फ्लक्स पैदा करता है और फ्लक्स डेंसिटी स्टेटर में करंट पैदा करती है और वो करंट लोड के हिसाब से आगे मुंतकिल होती जाती है। ये करंट जो है ये 50 हर्ट्ज़ होती है और 50 हर्ट्ज़ के हिसाब से दो पोल हों, यानी एक नॉर्थ एक साउथ, दो पोल हों तो 3000 RPM रखने पड़ते हैं जनरेटर के। अगर 4 पोल हों तो 1500, अगर 6 पोल हों तो 1000 RPM, ये 100 ऑन, ये बाकी आप फार्मूला देख लें, तो ये हमें रखने पड़ते हैं। तो ये पोल जो है ना, ये जो है जनरेटर के अंदर जो रोटर होता है, रोटर के ऊपर पोल बनते हैं। जो बुनियादी थ्योरी ये थी कि जो है ना मैग्नेट जो है ना फिक्स रहता था और स्टेटर साइड पर घूमता था। जब स्टेटर साइड पर घूमता था तो स्लिप रिंग बनाकर हम उससे AC सप्लाई लेते थे। पहले जो जनरेटर बिगिनिंग में बनाए गए छोटे साइज़ के वो ऐसे ही थे, और अभी भी जो सिंगल फेज़ जो छोटे घरों के लिए जनरेटर बनाए जाते हैं कई ऐसे ही होते हैं। लेकिन बड़े जनरेटरों में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम 6300 या 6600 या 11 kV की वहाँ से वोल्टेज की करंट लें तो वो वहाँ से स्पार्किंग होगी और बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा और इतनी हिफाजत करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसको इंसुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। रोटर को इंसुलेट रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, देखा गया कि जब अगर हम रोटर को मैग्नेटाइज कर लेते हैं तो वही रिज़ल्ट हमें हासिल होते हैं। जब स्टेटर फिक्स होता है तो फिर हमारे मसाइल काफ़ी कम हो जाते हैं। ये रोटर को जो मैग्नेटाइज करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा बता दें कि ये रोटर के ऊपर एक गोल किस्म की या कि स्पेशल किस्म की ऐसी इंसुलेशन हार्ड किस्म की प्लास्टिक की लगाई जाती है ताकि मैग्नेटिज़्म की सप्लाई रोटर में ना आने पाए, ताकि बेरिंग मुतासर ना हो और रोटर ग्राउंड ना हो। ये इस सिस्टम की तो ये जो है ना हमारी स्टेटर तक रहती है और रोटर तक रहती है और फिर एक्साइटेशन सिस्टम में रहती है। अब ये एक एक्साइटेशन सिस्टम में ये होता ये है कि फ़र्ज़ किया कि ये हमारा ये एक जनरेटर है, ये ड्राइंग में ये जनरेटर के अंदर ये रोटर है और ये स्टेटर है। ये स्टेटर है, स्टेटर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया। ये जनरेटर के कूलिंग का फैन है और ये बेरिंग है और ये शाफ्ट है। अब शाफ्ट के ऊपर यहाँ इंसुलेशन हुई होगी, इंसुलेशन से मुख्तलिफ़ किस्म की पत्तरियाँ या वो तांबे की आ रही होंगी, वो इसके ऊपर वो पोल्स बना रहे होंगे। फ़र्ज़ किया हमने 2 पोल बनाए, तो एक पोल इधर होगा, एक मुखालिफ होगा। यही पोल ये स्टेटर में AC करंट जनरेट करेगा। लेकिन ये जैसे जैसे करंट सप्लाई लेते रहेंगे तो वो फ्लक्स डेंसिटी गिरती चली जाएगी। फ्लक्स डेंसिटी से मतलब यह है कि मैग्नेट से जो इर्द गिर्द फ्लक्स बनता है नॉर्थ टू साउथ, ये जब घूमता है तो वो इंड्यूस होती है करंट उसमें स्टेटर में। तो ये यानी जैसे तो हमें उसको लिए वो वोल्टेज बढ़ाने पड़ेंगे, एक्साइटेशन के वोल्टेज बढ़ाने पड़ेंगे। जब एक्साइटेशन के हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारे स्टेटर के वोल्टेज पूरे हो जाएंगे। रह गई वो फ्रीक्वेंसी की, उसके घटने की सूरत में हम वो RPM बढ़ाएंगे क्योंकि जब लोड बढ़ता है तो दोनों यानी को कंज्यूमर लोड लेता है, यह मसला कोई बड़ी मोटर चलती है कंज्यूमर लोड लेता है तो उससे 2 इफेक्ट होते हैं, फ्रीक्वेंसी भी गिरती है और वोल्टेज भी गिरती है। तो फ्रीक्वेंसी को हम जो वो टरबाइन की जो है ना RPM पूरे करके गवर्नर पूरे कर देता है, जब लाइन वोल्टेज को एक्साइटेशन के वोल्टेज बढ़ाकर पूरे करती है। और याद रखें एक्साइटेशन के वोल्टेज DC होते हैं और DC बेहतरीन मैग्नेटिज्म पैदा करते हैं। इस वजह से DC का
अब डीसी को कैसे दिया जाए, ये रोटर तो घूम रहा है, जबकि रोटर जब घूम रहा है तो वो डीसी सप्लाई कैसे दी जाए। तो इसका ये हल होता है कि एक जो है ना ये एक्साइटेशन का ये फर्स्ट के पैनल है, तो इसके ऊपर यहाँ छोटे छोटे कार्बन ब्रश लगा दी जाएगी इस तरह से। तो ये कार्बन ब्रश जो है ना, वो कार्बन ब्रशेस को बाद से डीसी सप्लाई देंगे, यानी कार्बन ब्रश में का ग्रेफाइट होगा और पिसा हुआ कॉपर होगा और एडहेसिव मटेरियल होगा, उसकी एक टिक्की सी होगी, एक सिस्टम के अंदर वो टिक्की बंद होगी, एक सिस्टम के अंदर वो टिक्की बंद होगी और वो टिक्की आहिस्ता 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 घिसती चली जाएगी। जब घिसती चली जाएगी तो वो टिक्की जो है ना वो बदल दी जाएगी, यानी वो अगर यहाँ 12 लगे हुए हैं वो कार्बन ब्रश या ज़्यादा लगे हुए हैं, उनमें से किसी एक को निकाल लिया जाएगा, निकाल कर उसकी टिक्की को निकाल लिया जाएगा, नई टिक्की डाल दी जाएगी। तो यह इस तरीके से हम वो कार्बन ब्रशेस को चेंज करते रहते हैं, वो चेंज करते हैं तो ये सप्लाई मिलती रहती है। अब ये है कि ये आमतौर पर जनरेटरों में जो 6300 वोल्ट या 6600 वोल्ट बनाते हैं, उनमें 20 वोल्ट से ले शुरू होता है और 40 से 42 वोल्ट तक जाती है सप्लाई, फ्लक्स डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए। ये जो है डीसी सप्लाई को अप एंड डाउन करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये किया ये जाता है कि एसी सप्लाई को तकरीबन 48 वोल्ट एसी सप्लाई ले ली जाती है, फ़र्ज़ किया 48, तो वो उसको साथ ही वो रेक्टिफायर का दोबारा बताएंगे आपको। रेक्टिफायर वो एसी को डीसी में तब्दील करता है। पहले जो एरिया होता था, पहला इलाका, तो वो उसमें ये होता ये था कि यहाँ एक एक्साइटर लगाया जाता था, वो मैग्नेटिज्म परमानेंट मैग्नेट से सप्लाई का पैदा करता था एसी और एसी दी होगी। तो ये मैं बता रहा था कि एसी सप्लाई रेक्टिफायर से अब ये जो है ना जनरेटर, जो डीसी जनरेटर बना से सप्लाई बनानी मुश्किल हो गई है, क्योंकि वो मैकेनिकल चीज़ है और मैकेनिकल में प्रॉब्लम भी आते रहते हैं, और ये जो है ना शाफ्ट के साथ आगे जो जनरेटर लगाना था वो मुश्किल हो गया है। अब असल में वो रेक्टिफायर से ये काम चला लिया जाता है। रेक्टिफायर की तशरीह तो पहले बता चुके हैं, ये हम दोबारा बता देंगे। तो रेक्टिफायर डायरेक्टली डीसी बना करता है, ये डीसी इन पत्रियों के ज़रिए सप्लाई आगे मुंतकिल होती है। आगे जब मुंतकिल होती है तो आपको बताया था कि बीच में हमारी इंसुलेशन होती है, तो ये इंसुलेशन का कुछ ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि शाफ्ट बेरिंग पर घूमती रहती है और सप्लाई ये बेरिंग में नहीं जाती। उम्मीद है आपको इन चंद सवालों का जवाब मिल गया होगा। पहला तो सवाल ये है, चलो दोबारा कर लेते हैं, एक्साइटेशन सिस्टम क्या होता है। एक्साइटेशन सिस्टम ये होता ये है कि जनरेटर के जो मैग्नेट होते हैं रोटर के ऊपर बने हुए 2 पोल या 4 पोल या 6 पोल, जो भी जितने भी पोल हों, उनको मैग्नेट बनाने के लिए हमें किसी न किसी तरीके से डीसी सप्लाई देनी पड़ती है, और ये डीसी सप्लाई वेरिएबल होती है क्योंकि इसका ताल्लुक उससे है, फ्लक्स डेंसिटी से है। जितने लोड बढ़ता जाएगा फ्लक्स डेंसिटी गिरती जाएगी, मेंटेन करने के डीसी के वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। स्लिप रिंग क्या होते हैं? स्लिप रिंग ये होते हैं कि जहाँ से सप्लाई दी जाती है, जहाँ से स्लिप रिंग टच करके डीसी सप्लाई रोटर के मैग्नेट को पहुँचाते हैं, वो स्लिप रिंग कहलाते हैं। कार्बन ब्रश क्या होते हैं? क्या काम? कार्बन ब्रशेस टिक्कियाँ होती हैं, ये कार्बन की जो ग्रेफाइट की होती हैं, ग्रेफाइट बिजली का कंडक्टर होता है, और वो उसके अंदर वो मिलाया गया होता है कॉपर और कुछ ब्रश वो मटेरियल जो चिपका के रखता है और टिक्की बना के रखता है, वो जो है वो उससे वो गोल किस्म की प्लेटों को सप्लाई देता है। अब ये आगे ब्रशलेस, इसका बाद में बात करें। ये कार्बन ब्रश ये काम करता है। अब ये होता ये है कि ये अमली तौर पर क्या होता है, ये सिस्टम जो ड्राइंग सामने नज़र आ रही है, ये ब्रशलेस और वो ब्रश सिस्टम की इकट्ठी से समझे, क्योंकि दूसरी ड्राइंगें मुश्किल थी, वो समझानी मुश्किल थी। अच्छा ये देखें कि ये जनरेटर से एसी सप्लाई निकल रही है, ये एसी सप्लाई में निकल रही है, एसी सप्लाई AVR में जा रही है। AVR है ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर। ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या है? ये एसी को
डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को पहले लो वोल्टेज एसी में चेंज करता है। मसलन ये फर्ज किया कि ये एसी हमारी 11,000 kV आ रही है, तो ये किसी और सिस्टम में ये जो यहाँ नहीं दिखाया गया इसको 220 kV में चेंज करें, वोल्टेज में चेंज करेंगे। पहले ये 11,000 वो kV को 220 वोल्ट में चेंज करेंगे, फिर ये AVR में लाकर 220 से 48 वोल्ट तक करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर एक्साइटेशन 48 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होती। तो 48 जो है ना वोल्ट AC में चेंज करेंगे। जब AC में चेंज करेंगे ये सप्लाई हमारी ये AC से ये आएगी, ये वाली AC में आएगी तो वो एक्साइटर में आएगी, ये रेक्टिफायर में आएगी। ये रेक्टिफायर आमतौर पर वहाँ नहीं लगा होता कि वो ये स्विच के रूम में लगा होता है, वहाँ से वो DC बनकर आएगी डायरेक्ट वो, और वेरिएबल होगी। वेरिएबल का मतलब इस लोड के हिसाब से पता है, इसके लोड के हिसाब से चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे लोड की, तो ये ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर सिग्नल वसूल करेगा, फ्रीक्वेंसी का भी और वोल्टेज का भी, लाइन वोल्टेज का। जब गिरने लगेगा ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर, उसके तहत ये जो है ना यहाँ से ऑटो वोल्टेज AC के वोल्टेज को कंट्रोल कर बढ़ा देगा थोड़ा सा। तो AC का इंटर्न आपके DC की जो रेक्टिफायर को वोल्टेज ज़्यादा जाएंगे और DC के वोल्टेज भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो ये हम बात कर रहे थे कार्बन ब्रशेस पे साथ टच करते रहते हैं, और टच करके ये जो स्लॉट्स हैं जब इनके साथ थोड़ा सा टच करते हैं तो थोड़े थोड़े घिसते जाते हैं और उनकी कार्बन फैलती जाती है, एब्रेसिव मटेरियल। अच्छा, ये दूसरी बात ये कि ये जो कार्बन है ना, ये जब ये कार्बन में स्लिप रिंग गर्म होते हैं तो ग्रेफाइट अपनी प्रॉपर्टी चेंज करके दूसरी कार्बन बन जाता है, यानी कार्बन बन जाता है कालक, जिसको कहते हैं खालस। तो वो बैड कंडक्टर होती है, तो वह फिर ज़रूरत ये होती है स्लिप रिंग की सफाई की जाए। तो स्लिप रिंग की सफाई के लिए ये जो है ना 8 घंटे में एक मरतबा आमतौर पर टेक्नीशियन उसकी सफाई करता है। सफाई के लिए जो है ना साफ़ कैनवस क्लॉथ लिया जाता है, उससे ये घूम तो रहा है, उससे जब वो टच करता है तो वो कार्बन उस पर जम जाती है और वो अलग होती जाती है। अच्छी सफाई के लिए उसको अल्कोहल में भी डिप कर लेते हैं, अल्कोहल कार्बन को हल कर लेती है, और साथ साथ इस तरह कपड़े की सफाई की जाती है, अल्कोहल या स्पिरिट या इस किस्म का। तो ये ज़्यादा गाढ़ी नहीं की जाती ताकि कहीं आग न लग जाए। तो ये जो है ना ये इस तरीके से ये वो मैग्नेट को सप्लाई जो, जबकि रोटर के मैग्नेटिज्म के ऊपर टेप से, अच्छी टेप से, F ग्रेड की टेप से इंसुलेशन की गई होती है ताकि ये, और फिर स्टेटर और रोटर के दरमियान में 5 मिलीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक गैप होता है। ये गैप इसलिए होता है कि ये जो है ताकि एयर उसको सही कूलिंग कर सके, ये फैन वगैरह कूलिंग कर सके। कूलिंग का बंदोबस्त आपको बताया था कि ये या तो हाइड्रोजन से की जाती है या आम एयर से की जाती है, और फिर एयर को कूलिंग वाटर से ठंडा किया जाता है। अगर गैप ज़्यादा कर दें कूलिंग अच्छी होगी ये, लेकिन वो फ्लक्स डेंसिटी गिर जाएगी। अगर गैप कम कर दें तो पूरी कूलिंग करनी मुश्किल होगी। ये एक बड़ा एक बैलेंस रखा जाता है, आमतौर 5 मिलीमीटर तक रखी जाती है, और वो कभी कभी 4 मिलीमीटर तक भी ले आते हैं। तो ये होता है। तो AVR ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर ये वो AC सप्लाई को लेकर वो तकरीबन 220 वोल्ट की, और उसको 48 वोल्ट में चेंज करता है। फिर आगे रेक्टिफायर उसको वो कार्बन ब्रशेस को देता है, कार्बन ब्रशेस उसको देता है, और ये सप्लाई आउट जाती रहती है। ये तो था कि वो एक्साइटेशन का। अच्छा, अब ये थोड़ी सी एक बात बता दें कि ये जो जब बिल्कुल कोल्ड जनरेटर होता है, यानी अभी स्टार्टअप किया है, तो जब कोल्ड होता है तो वो उसकी अंदर इंसुलेशन में थोड़ी थोड़ी सी मामूली सी किसी गलती की वजह से नमी आई होती है, फिर फ्लक्स में भी इसमें नमी आई होती है। तो हमें थोड़ी सी ज़रूरत होती है हमारी DC जो फ़र्ज़ के मैक्सिमम 48 वोल्ट है वो उससे भी कुछ ज़्यादा दी जाए, ताकि एक झटका सा लगे और वो जो है ना स्लिप रिंग अच्छे ताकतवर मैग्नेट बन सके। तो ये टिकल एक्साइटेशन इसके लिए यूज़ की जाती है। टिकल एक्साइटेशन बैटरियों से दी जाती है, बैटरियों में ये ज़्यादा वोल्ट की DC तैयार की जाती है, और वो स्विच से सप्लाई इसको दी जाती है। अच्छा, ये टिकल एक्साइटेशन
का कुछ सिस्टम इस तरह से होता है कि वो रखा गया था कि ऑपरेटर जब तक बोर्ड से वो स्विच को प्रेस करके रखता है, सप्लाई जाती रहती है, इस टिकल की सप्लाई जाती रहती है। तो वो जब उस अपनी उंगली उठा लेता है, सप्लाई बंद हो जाती है। तो होता ही है कि पहले वो जो है ना टिकल एक्साइटेशन देता है, जिससे उससे पहले ब्रेकर वगैरह क्लोज कर लिए जाते हैं, सॉरी यानी वो फील्ड ब्रेकर को क्लोज कर लिया जाता है। तो वो सिंक्रोनाइजिंग से पहले दीगर मराहल हैं, वो अभी यहाँ डिस्कस करने का फ़ायदा होगा। वो हर जगह का अपना सिस्टम होता है, वो हर जगह का अपना तरीक़ा होता है। वो जब टिकल सप्लाई दी जाती है तो वो ये सप्लाई जो है ना यहाँ दे देती है, उतनी देर में ये वो जो है ना हमारे रेटेड वोल्टेज, लाइन वोल्टेज वो आ जाते हैं। और साथ ही फ्रीक्वेंसी तो पहले शो हो रही होती है आरपीएम से, वो फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। अब जब हाथ उठा लेता है उतने को ये एक्साइटेड जो रेक्टिफायर से आ रही होती है वो सप्लाई अपना पकड़ लेती है, और वो अगर थोड़े वोल्ट ज़्यादा हैं तो कम हो जाते हैं, क्योंकि एक्साइटर ने उसके अब लोड के हिसाब से आना होता है, तो वो ये लाइन वोल्टेज थोड़े से बढ़कर फिर कम हो जाते हैं। तो ये यानी सिंक्रोनाइजिंग करने से पहले ऑपरेटर के ये मराहल हैं, वो वोल्टेज को मेंटेन कर लेता है। वो अच्छा, ये ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर को ऑटो का भी सिग्नल भी मिलता है और मैनुअल भी मिलता है। मैनुअल फिर ऑपरेटर खुद देता है, यानी जब भी उसने मैनुअली वोल्टेज कम या ज़्यादा करने का सिग्नल देता है, यानी वो फीडबैक का सिग्नल देता है। ये जैसे ये सेंसिंग है, ये मेन स्टेटस सेंसिंग देता है, सेंसिंग के दिया जाता है। तो ये इस तरीके से ये होता है। तो ये वो जो है ना एक्साइटेशन, तो ये सिस्टम जो है ना, ये पुराने जनरेटरों में यही सिस्टम था। उससे पहले तो सेल्फ एक्साइटर होता था, जिससे ये बनाया गया है। वो अब ये है कि वो जो है ना कार्बन ब्रशेस का सिस्टम आ गया है, तो ये सिस्टम आ गया। आगे हम एक और ड्राइंग की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये स्टेटर का एक्साइटेशन सिस्टम है। ये वो सप्लाई जा रही है डीसी, ये प्लस माइनस जा रही है। ये रोटर से के ऊपर जो रोटर बेरिंग में है उसके अंदर से अलग सिस्टम है रोटर का, यहाँ बेरिंग का हिस्सा अलग है। तो ये जा रही है, ये इसको जा रही है, मैग्नेटाइज हो रहा है। तो ये मैग्नेटाइज हो रहा है। बेरिंग पेडेस्टल है, ये बेरिंग्स दिखाया गया है। ये शाफ्ट है, शाफ्ट को यहाँ ग्राउंड किया जाता है एक वो एक ब्रश लगाकर। तो ग्राउंड इसलिए किया जाता है कि कभी अगर खुदा न खास्ता कोई इंसुलेशन डैमेज हो जाए, रोटर में सप्लाई आ जाए, तो यहाँ ग्राउंड हो जाएगी, और ग्राउंड होते ही टरबाइन और जनरेटर दोनों ट्रिप कर जाएंगे। तो ये वही है स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, या फ्रीक्वेंसी को वो कन्वर्टर है, ये लगाया गया। ये आगे एक्चुअल टर्बो जनरेटर की तस्वीर बनाई गई है। तो ये रोटर एक्साइटेशन है। तो ये बेसिकली ये जो तमाम जनरेटर है, इसको सिंक्रोनस मोटर कहते हैं या सिंक्रोनस मशीन कहते हैं। तो ये भी एक्साइटेशन का ये सिस्टम देती है। अब हम आते हैं ब्रशलेस की तरफ। ब्रशलेस में ये इसी को लेते हैं ड्राइंग को। ब्रशलेस में ये, क्योंकि ये ब्रशलेस ही है, ब्रशलेस में ये होता ये है कि कार्बन ब्रश का हमने जो सबसे बड़ा मसला बयान किया है वो ये है कि एक तो कार्बन ब्रशेस बदलने पड़ते हैं, उनकी सप्लाई वो बड़ी मुश्किल से होती है। वैसे तो लोकली बन रहे हैं, पाकिस्तान में भी बन रहे हैं, बाहर के मुल्कों से भी बन रहे हैं। तो कार्बन ब्रशेस बदलने पड़ते हैं, रोज़ सफाई करनी पड़ती है, और इसके अलावा कभी नेग्लिजेंसी भी हो जाती है, तो ये खर्चा भी होता है और मुश्किल भी होता है। तो उसकी बजाय ना हमने वो ब्रशलेस सिस्टम कर लिया। ब्रशलेस सिस्टम में आपको पता है कि एसी जो सप्लाई है वो जो है हम जो चलता है ट्रांसफार्मर में, एक ट्रांसफार्मर से स्टेप अप या स्टेप डाउन सप्लाई होती है। तो म्यूचुअल इंडक्शन की बिना पर होती है। म्यूचुअल इंडक्शन में दरमियान में दोनों जो वाइंडिंग होती हैं उनके दरमियान में कोई कंडक्टर नहीं होता, दरमियान कोई कंडक्टर नहीं होता। या तो खाली एयर होती है, या फिर कोई डाई इलेक्ट्रिक जिसको इंसुलेटर कहते हैं वो हो सकता है, यानी कोई कंडक्टर नहीं होता। और डायरेक्टली
वो म्यूचुअल इंडक्शन की जो सप्लाई बनती है, इर्द गिर्द एडी करंट बनती है, वो एडी करंट दूसरे में होती है और वो वोल्टेज इंड्यूस होती जाती है। इसका ताल्लुक फिर आगे कितने वोल्टेज इंड्यूस होने हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये यहाँ भी यही सिलसिला है। यहाँ एक साइड पर ये होता ही है कि फिक्स वाइंडिंग होती है, फिक्स हिस्सा होता है, उसमें एसी सप्लाई दी जाती है। एसी सप्लाई के दूसरी तरफ ये टच नहीं हो रहा था रोटर के साथ, इस हिस्से के साथ, यानी स्लिप रिंग के साथ टच नहीं हो रहा था, बिल्कुल अनटच होता है, बीच में खाली जगह होती है। तो वो जो है ना इंडक्शन के थ्रू दूसरी तरफ रोटेटिंग ट्रांसफार्मरों में सप्लाई डीसी से एसी से लो वोल्टेज एसी बनती है, और वो लो वोल्टेज एसी रोटेटिंग होती है, और वो रोटेटिंग जो एसी है वही साथ ही वो रोटेटिंग में वो रेक्टिफायर उसको डीसी बनाते रहते हैं, और सब कुछ रोटेटिंग में रहता है, डीसी बनाते हैं। वही डीसी जो है ना बनती रहती है, और वही डीसी ये जो है ना यहाँ मुंतकिल होती है, और उसमें जब वो मुंतकिल होती है तो ये सारा सिस्टम क्लोज होता है, लेकिन थोड़ा बहुत एयर के लिए, कूलिंग के लिए मामूली से गैप छोड़ देती हैं, इसमें से थोड़ी बहुत डस्ट जा सकती है। तो ये इससे ये होता ही है कि वो जो है ना डायोड सिस्टम में, डायोड उसको कन्वर्ट करते रहते हैं रेक्टिफायर से, डायोड सिस्टम के ज़रिए डीसी बनती रहती है और वहाँ जाती है। इसमें ये होता ये है कि ना कोई सफाई का मसला होता है, सफाई जो अंदर थोड़ी बहुत डस्ट की सफाई होती है, टर्न अराउंड पर टोटल शटडाउन के मौके पर वो खोल कर ली जाती है। फिर रेक्टिफायर भी जो कोई ख़राब हो वो बदल लिए जाते हैं, डायोड वगैरह सब बदल लिए जाते हैं, ट्रांसफार्मर में कोई ख़राबी वो बदल ली जाती है, उसकी वाइंडिंग चेक की जाती है, अगर वो डैमेज है तो वो भी सेट कर ली जाती है। तो ये यानी आप टर्न अराउंड पर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह बाद कर लेते हैं, तो ये हो इस तरह से ये हो जाता है। ये हमने एक्साइटेशन के मतलब आपको बताया, तो एक्साइटेशन के इसलिए ज़रूरी था कि इसका ताल्लुक वो इलेक्ट्रॉनिक्स के था। तो ये अब एक ड्राइंग है, इसमें मैंने समझा चुका हूँ। अब हम अगली एक ड्राइंग की तरफ चलते हैं। ये भी वही ड्राइंग है, उसी किस्म की ड्राइंग है। थायरिस्टर जी का काम जो है ना डीसी को एसी बनाना होता है, जो ज़रूरत होती है। तो ये मेन एक्साइटर है, ये पायलट एक्साइटर है। पायलट एक्साइटर जो है ये जनरेटर के ऊपर ही लगा होता है एक्साइटेशन का सिस्टम। ये यानी जनरेटर के ऊपर एक मिनी का छोटा सा एक लो वोल्टेज का एक जनरेटर लगाया गया होता है। फिर उसके नॉर्थ साउथ है, तो लो वोल्टेज के फर्ज के हमारी 48 वोल्ट जैसे मैंने बताया सप्लाई, तो थायरिस्टर उसको डीसी में तब्दील करता है। और डीसी मेन एक्साइटर को कार्बन ब्रशेस के ज़रिए देती रहती है। इसके साथ ही वो होता है क्या नाम है AVR, जो यहाँ दिखाया नहीं गया, वो उसकी रेगुलेशन करता रहता है, वो ये सप्लाई की वो रेगुलेशन करता रहता है। तो ये सादा सा सिस्टम है। ये रेक्टिफायर का मैंने आपको बताया था कि ये एक रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर है। तो इसमें यहाँ सप्लाई आई, ये 3 फेज़ है, ये एक फेज़ आई सप्लाई, तो यहाँ से गुजर गई, तो ये इधर लोड हो गई, तो यानी 1 वे गई। तो ये जब इधर को जाने लगी तो इसमें रोक दी, यानी दूसरा फेज़ जब बदला वो रोक दी। जबकि वही फेज़ फिर इधर को आई, यहाँ से गई, वो फेज़ इधर चला आया, तो इधर सप्लाई चली गई, तो इस तरह से इधर जाने लगी, रोक दी गई। तो ये इस तरीके से ये स्मूथिंग कैपेसिटर उसको वो कांस्टेंट करता है, तो हमें ये डीसी सप्लाई हासिल होती है। तो ये जो है डायोड सिस्टम ऐसे काम करता है। तो ये हमारा वो बात ख़त्म हो गई। तो ये आज हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।